नमस्कार। वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ में झील की जमीन पर रह रहे बांग्लादेश के विस्थापित हिंदू परिवारों के लिए पुनर्वास योजना को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय से वर्षों से अवैध रूप से रह रहे 99 परिवारों को अब कानपुर देहात में नया ठिकाना मिलेगा। हालांकि इस पर सियासत भी गर्मा गई है और अब विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है कि साहब ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है, सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पे अत्याचार, दूसरी तरफ बांग्लादेशी हिंदुओं को यहां पे जगह देना अपने आप में एक संदेश तो है। इसी पे बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच बड़ा फैसला। विस्थापित बंगाली हिंदुओं के पुनर्वास को मिली मंजूरी। बंगाल में चुनाव से पहले यूपी सरकार का बड़ा दाव। विरोधियों ने लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 32 में से 30 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें मेरठ जनपद की मवाना तहसील स्थित ग्राम नंगला गोसाई में रह रहे 99 विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन का महत्वपूर्ण फैसला शामिल है। ये परिवार वर्तमान में झील की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे हैं। सरकार अब इस झील क्षेत्र को खाली कराएगी और इन परिवारों को कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में विधिवत बसाएगी। प्रत्येक परिवार को आधा एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, जिससे उनके स्थायी निवास की समस्या का समाधान हो सकेगा। जब हम बंगाली समाज है तो बंगाल से ही आए होंगे, बांग्लादेश से आए होंगे। हमें हो गया, ऐसे ही हो गया 45-46 साल। जब मेरे 5-6 साल का उम्र था जब ही हम आए यहाँ। कि मोदी जी से और योगी जी से हम यही अनुरोध करते हैं कि उनने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, जो हमें वहाँ पे बसाने के लिए। पर वहाँ पे बसाएंगे तो हमारा गुजार बसर सारे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बचपन में बड़े पले बड़े हैं यहाँ पे। अब इतना उम्र हो गया, 50 के करीब उम्र हो गया मेरे, तो यहाँ से जाने को हमें जी नहीं कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ जी सरकार से, जब हम स्थायी अगर वहाँ पे अगर देना चाहते हैं तो स्थायी हमारा यहीं पे भी दे दे तो और बढ़िया रहेंगे और सुविधा रहेंगे हमारे लिए। यहाँ जगह तो है, अगर सरकार चाहते तो यहाँ से भी जगह मिल जाएंगे। हमारा बच्चा यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, उसी बच्चे को शादी करवाया, उसका लड़का भी 10 साल हो गया और हमें यहाँ से भगाओगी तो हमें 2 एकड़ जमीन चाहिए। 2 एकड़ जमीन नहीं दोगी तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हमें घर चाहिए और बच्चा की पढ़ाई अड़ाई की सुविधा कर दो, फिर हम यहाँ से जाएंगे। सरकार ने इन परिवारों को बसाने के लिए कानपुर देहात के 2 गांवों का चयन किया, ग्राम भैसाया और ग्राम ताजपुर। हालांकि इस पर सियासत गर्मा गई, जबकि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विस्थापितों के पक्ष में रही है और इसके पहले जो सीए लेकर के सरकार आई थी, जिसका विपक्ष ने पूरा विरोध किया। सीए का उद्देश्य यही था, सिविल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, कि हमारे वो भाई बंधु जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं दूसरे देशों में और अल्पसंख्यक के रूप में वहां पर रह रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, वो चाहे बांग्लादेश के हिंदू हों, पाकिस्तान के हिंदू हों। तो इस तरीके से जो भी हमारे भारतीय लोग छूट गए हैं उनको वापस लाने की बात हो रही थी, या वो 10 साल से ज़्यादा से यहाँ रह रहे हैं भारत देश में तो उनको नागरिकता दी जाए। लेकिन इसका भी विरोध विपक्ष ने किया। अब जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं या विस्थापित के रूप में रह रहे हैं, उनको अगर हम नागरिकता देने की बात करते हैं तो विपक्ष के सीने पे आज फिर से सांप लौटने लगे, उसको ध्रुवीकरण का नाम दे रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो सताए जा रहे हैं वो जाए तो कहाँ जाए। आपने देखा कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित वहां पर किया गया, क्योंकि हिंदू वहां नाम मात्र का बचा है, अल्पसंख्यक के रूप में वहां पर जीवन यापन कर रहा है। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। अगर सरकार ऐसे विस्थापितों के लिए, ऐसे जो हमारे अपने लोग जो छूट गए हैं उनको अगर नागरिकता देने का काम सरकार करती तो आखिर विपक्ष को पीड़ा किस बात की है। इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। एसआईआर के मुद्दे के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं का विस्थापन का मुद्दा भी सियासत के केंद्र में आ गया। योगी सरकार का सनातन विरोधी चेहरा उजागर होने के बाद अब योगी सरकार के पास अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए और अपने आप को सनातन के पक्षधर के रूप में स्थापित करने के लिए अब उनको बंगाली विस्थापित हिंदुओं का सहारा लेना पड़ रहा है और उनको पुनर्स्थापित करने की योजना के प्रारूप में
योगी सरकार अब एक नया प्रारूप तय कर रही है। वास्तविकता यह है कि योगी सरकार ने सनातन विरोधी कृत्य करने के बाद हिंदुओं से, सनातनियों से अपना विश्वास खो दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक प्रचंड अहंकार और कालनेमी रूपी कहीं ना कहीं आडंबर धारण करके अब हिंदुओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। भावनात्मक आधार पे ये एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम हिंदुओं के लिए बड़े समर्पित हैं, हम हिंदुओं के लिए बहुत ही चिंतित हैं और बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर के हम बहुत आहत हैं। जो देश के हिंदू हैं उनको तो आपस में लड़ा रहे हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, जाति वर्ग का जहर घोलना चाहते हैं और विदेश के हिंदुओं को लेकर चिंता है। हमें भी चिंता है। हमने तो सवाल उठाए, प्रियंका गांधी जी ने उठाए, हमने संसद के अंदर उठाए। अगर योगी आदित्यनाथ जी इतने हितैषी हैं जो विदेश में रह रहे हिंदू हैं तो केंद्र सरकार को पत्र लिखें। कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब तो कभी विदेश में हिंदुओं को नहीं सताया गया, लेकिन जब आप देश के अंदर जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, तो उसका असर तो दूसरी जगहों पर हमारे जो दूसरे देश के हिंदू भाई उनको झेलना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य झील की भूमि को मुक्त कराना और विस्थापित परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और विरोधियों ने सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ, जिसमें रत्नेश मिश्रा नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, निखिल खत्री हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सीताराम दास है हिंदू धर्मगुरु हैं, और हमारे साथ शोएब सिद्दीकी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, और आशुतोष अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत। और शुरुआत में रत्नेश आपसे, चूंकि एक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उस बीच जो वहां के सताए हुए थे उनको यहां पे स्थायी जगह देना, क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए राजेश जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए राजेश जी, यह मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि इंसानियत और संवैधानिक जिम्मेदारी का मुद्दा है। हिंदू धर्म का उद्गम भारत में हुआ है और ये बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लगातार धार्मिक उत्पीड़न, हिंसा और पलायन का शिकार रहे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत आए हैं उनको क्या कहते हैं, पुनर्वासित करना, उनको श्रेय देना, ये हमारी संवैधानिक, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। और ये जो पुनर्वास दिया जा रहा है कोई खुली छूट नहीं है राजेश जी, बल्कि पूरी सरकारी निगरानी, सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्था के साथ किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा भी बनी रहे। और सबसे बड़ी अहम बात है राजेश भाई कि बांग्लादेशी हिंदू भाषा, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों में भारतीय समाज का ही हिस्सा है। हाँ। इसलिए उनको अगर पुनर्वासित किया जा रहा है तो उससे सामाजिक समरसता बनेगी। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने तो बहुत पहले ही कहा था कि अगर पाकिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित हिंदू, सिख और बौद्ध और जैन अगर भारत आते हैं तो भारत सरकार का ये दायित्व है कि वो उनको पुनर्वासित करे, उनके हितों का संरक्षण करे। तो आज अगर हम महात्मा गांधी जी की बातों को लागू कर रहे हैं, जो हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, जो हमारी मानवीय जिम्मेदारी है, अगर उसको लागू कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को कहीं कोई हो हल्ला मचाना चाहिए। विपक्ष को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मानवीय स्तर पर उन हिंदुओं के पास अन्य कोई देश नहीं है जहां वो शरण जाके ले सके। राजेश जी, मैं एक उदाहरण से अपने बात को पुष्ट करना चाहूंगा। मान लीजिए मैं दिल्ली में आके रहने लगूं और यहाँ मेरे साथ कोई भेदभाव होता है और मेरा घर अयोध्या में है, तो मैं इस आशा के साथ अयोध्या जाऊंगा कि दिल्ली के लोग भले मुझे ना समझ पाए, लेकिन अयोध्या में मेरा जन्म हुआ है, वो मेरी कर्म स्थली है, मेरी जन्म स्थली है, तो शायद वहाँ के लोग मुझे समझ पाए। और इसीलिए वो बांग्लादेश से हिंदू भारत आ रहे हैं, और उसमें केवल हिंदू नहीं, उसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं और बौद्ध भी हैं जी, वो सारे आ रहे हैं और उनको पुनर्वासित किया जा रहा है। ठीक है। निखिल खत्री, विपक्ष को क्या आपत्ति है अगर उनको स्थायी जगह दी जा रही है, उनका पुनर्वास यहाँ पे किया जा रहा है, तो क्यों ये कहा जा रहा है कि साहब सरकार चूंकि सनातन विरोधी चेहरा आ गया, हिंदुओं का यहाँ पे भारत में रक्षा नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके जरिए सियासी रोटियां सेकने की कोशिश है? इस तरह की प्रतिक्रिया ऐसे मामले पर क्यों? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और राजेश जी, मैं न्यूज़ 1 इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने कम से कम
इस सरकार को सच्चाई दिखाई। अभी जो 99 परिवार थे आपने उनके कुछ लोगों के आपने अभी इंटरव्यू दिखाए थे, तो वो लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो लोग इस सरकार के फैसले से खुश हैं? वो तो ये कह रहे थे हम तो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो सरकार अगर चाहती तो उनको यही मकान यही जमीन दे देती। क्या मेरठ उत्तर प्रदेश में नहीं आता है? तो हम तो साफ तौर पर एक बात समझ सकते हैं कि सरकार अपनी एक फेक नैरेटिव और अपनी एक बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए ये कदम उठाया कि उनको कैसे कानपुर शिफ्ट कर दिया गया है। और वो लोग भी कह रहे हैं कि हम साहब इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ होगी, हम इतनी दूर जाएंगे, आप हमें यही मकान दे देते। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही टुच्ची राजनीति यहाँ पर कर रही है। और दूसरी बात, जो हमारे देश के हिंदू हैं, वो उनको तो इस सरकार ने 2023 की लिस्ट में गोल घुमा दिया है। हमारे देश के हिंदू ही नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई उनका नाम लिस्ट में है नहीं है। अभी तक एसआर पर कुछ इस सरकार ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया कि भाई एसआर का प्रक्रिया क्या है, कैसे होगा, जिनका नाम नहीं है उनका नाम कैसे जुड़ेगा। और अगर बांग्लादेशियों की आ रही है, तो मैं तो कहता हूँ कि सनातन धर्म, मैं भी सनातनी हूँ, पर ये सरकार इतनी गंदी राजनीति ना करे, लोगों को परेशान ना करे, और कम से कम उनके दुख दर्दों को तो सुने। बस जैसे योगी जी ने अभी 3 फैसले प्रेरित किए, उनमें से फैसला एक ये था, तो कम से कम योगी जी, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आप उन लोगों की तो सुन लेते जो आपके इस फैसले से इतने परेशान हुए हैं। क्या गंदी राजनीति करना ही भाजपा का कार्य है? क्या सनातनियों को गलत रास्ते पर ले जाना ही भाजपा की कार्यशैली है? तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा सर, विपक्ष तो पीड़ितों के साथ है। नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? चलिए आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। सरकार ने ऐसे पर स्टैंड क्या लिया है? हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए। हेलो, बोलिए निखिल जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, आपकी बात आधी रह गई थी। अच्छा। और दूसरी बात मैं सर ये बता दूं कि सर बात सर खाली कुछ रोहिंग्यास की नहीं है। हाँ। सर बात अगर ये सरकार कह रही है कि हमने 99 परिवारों को मकान दिया, तो मैं सरकार को कह दूं कि तो कई सालों से हमारे देश में और हमारे प्रदेश में रह रहे हैं, और ये तो सर नहीं रह रहे हैं, लेकिन अवैध तरीके। एक सेकंड निखिल भाई, आप एक बात देखिए, सरकार कैसे नहीं, कई साल से वो रह रहे थे, आप लोगों की सरकार भी प्रदेश में रही, दूसरी सरकारें भी रही। निखिल जी कई साल से वो रह रहे थे, लेकिन अवैध तरीके से, उनकी गिनती उसमें नहीं थी, ना उनको उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा था। अब उनको वैध किया जा रहा है, उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा, उनके सरकारी दस्तावेज मिलेंगे, उनको एक तरीके से मान्यता दी है। सरकार आपकी भी रही है यहाँ पे, ये कदम नहीं उठाए गए, आज की सरकार ने उठाया। और अगर हिंदुस्तान, अगर कोई भी हिंदू, वो चाहे किसी भी देश में रहता हो, अगर वहां वो सताया जा रहा है, तो क्या हिंदुस्तान उसे जगह नहीं देगा? क्या उसे यहाँ पे जगह नहीं मिलनी चाहिए? राजेश जी, न्यूज 1 इंडिया बहुत ही एक, मैं कहता हूँ, प्रतिष्ठावान चैनल है, और मैं ये अपनी बात समय पार्टी की तरफ से मैं एक बात रख रहा हूँ कि भाजपा पार्टी, मैं समझता हूँ, खाली हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती है। और हम तो खाली ये कह देना चाहते हैं कि अगर इन्हें और उनके मकान पर ही, वहीं पर ही, उसी गाँव में, मवाने में, जहाँ पर अभी ये रह रहे हैं, क्या उसी गाँव में जमीन सरकार दे सकती थी? पर सरकार तो एक इंडिकेशन देना चाहती थी। और ये 9 साल से तो ये है, इन्होंने अभी तक हिंदुओं पर इन्होंने अब तक क्या स्टैंड लिया है? मैं समझता हूँ इन्होंने तो साफ तौर पर कहा था जिनका एसआर के नाम में लिस्ट में नाम नहीं आ गया, ये उनको बांग्लादेशी करार कर देंगे। तो सरकार की दोहरी नीति तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। रत्नेश, एक जवाब आपका, फिर मैं शोएब भाई आपके पास आता हूं। मोहल्लों में कैसे रत्नेश, एक जवाब। तो सरकारी खुद इतनी कंफ्यूज है सर। हाँ, रत्नेश मिश्रा। देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने जो बात कही, देखिए, संविधान जो है वो सबको जीवन और गरिमा के अधिकार की बात करता है। जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भागकर यहाँ आए हैं, उन्हें शरण देना संविधान के खिलाफ नहीं, बल्कि उसी की आत्मा के अनुसार हमने काम किया है। और अभी इन्होंने कहा सिर्फ हिंदुओं के लिए, क्यों? क्योंकि भैया बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक है। और पहले आप पढ़ लीजिए सर, पहले आप पढ़ के बोलिए। आप व्यवस्थित उत्पीड़न का शिकार है, पढ़ के ही बोलूंगा, क्योंकि भाई डेटा लग के बैठता हूँ, कोई अब डब्बा वाली बात थोड़ी। अभी तक तो ये उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, अभी तक कौन से बांग्लादेश है, तो अभी तो ये उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। डिबेट में फिर आपको नहीं बोलने दूंगा अगर आप मुझे बीच में इंटरप्ट करें। आप नहीं बोलने देंगे, आपकी झूठ तो मैं उजागर कर रहा हूँ, आपकी तो झूठ बोल रहे हो, मैं उजागर कर रहा हूँ। इतनी देर बोले, एक बार भी तुमने मानवता, गरिमा, जीवन, संविधान किसी शब्द का प्रयोग किया नहीं किया ना? पता नहीं क्या ये चीजें तो भाजपा कुछ मानती नहीं है। सबसे गंदी राजनीति भाजपा करती है। बताओ कहां से लोग कहां तक भेजते, जो लोग जो वहां पर रो रहे हैं, क्या आपको उनकी पीड़ा समझ नहीं आ रही है? आप बोलिए। समय है, मुझे बोलने दो। बोलिए। मेरा समय है, मुझे बोलने दो। बोलिए। गरिमा बनाए रखो, अदरवाइज तुम जैसों का बीपी कैसे बढ़ाया जाता है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बीपी तो जनता ने आपका बढ़ा दिया। अभी सुना होगा आपने, अभी सुना होगा वे लोग कैसे बोल रहे थे आपका बीपी बढ़ाने के लिए। आप बोलिए। आप बोलिए, पर ऐसी बातें, आप पर्सनल बातें मत बोलिए।
भाई ये शाखा मृग जैसी उछल कूद इनकी राजेश जी बंद करो। नहीं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं, आप अपनी बात रखें। ऐसे बीच में कूदेंगे तो कैसे जवाब जाएगा भाई? चलिए मैं इन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपनी बात दोबारा से, भाई मैं कितना में इंटरप्ट जल्दी से वहीं से बात शुरू करूं। हाँ हाँ, देखिए भारतीय संविधान जो है वो सभी को जीवन और गरिमा से जीने का अधिकार देता है। हाँ। और जो लोग धार्मिक उत्पीड़न से यहाँ भाग कर आए हैं उनको तरह देना संविधान के आत्मा के स्वरूप है, इसमें कुछ गलत। इन्होंने बात हिंदुओं की हाँ। तो उसका भी जवाब दो, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है हाँ। और व्यवस्थित उत्पीड़न का शिकार है, इसलिए उनको दिया जा रहा है। उत्पीड़क और पीड़ित को एक ही तराजू में रखकर नहीं तोला जा सकता। जो रोहिंग्या मुसलमान है वहाँ पे, वो वहाँ पे बहुसंख्यक हैं, वो उत्पीड़न करते हैं। हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक, वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, इसलिए भाग कर आया है, इसलिए हम उसको दे रहे हैं शरण। ठीक है निखिल जी जल्दी से की सोच पे कर रहे हैं एक काउंटर। निखिल जी जल्दी से। किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को शरण नहीं देंगे। ठीक है, आपकी पार्टी आएगी, आप दीजिएगा, हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में और क्या कहते हैं तेहरान में, कहीं पर भी ठीक है हो गई आपकी बात, आ गई, पहुंच गई। वो कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बात पे। 2 और मेहमान है, 3 मेहमान, मुझे जल्दी से उनके पास भी जाना है। निखिल भाई जल्दी से। और थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लिया करो, संविधान पढ़ लिया करो। अप्पा डप्पा झप्पा करने से तुम्हारी पार्टी कल्याण नहीं होगा। मैं रट्टा नहीं मारता सर, आपकी तरह मैं देख कर रट्टा मार कर नहीं बोलता मैं। अरे इसीलिए तो सत्ता से बाहर हो भाई, क्योंकि देख 24 में क्या हुआ सर? 24 में क्या हुआ? जनता ने जनादेश दिया ना 24 में। 24 में जनता ने जनादेश दिया ना, 24 में जनता ने। चलिए मैं आऊंगा अभी वर्सेस नहीं, अभी तू मैं नहीं, प्लीज एक सेकंड। 3 और मेहमान है उनके पास। शोएब सिद्दीकी एक सेकंड। नहीं करनी ना मुझे अप्पा डप्पा झप्पा। शोएब भाई आवाज मिल रही है आपको? शोएब के पास शायद अभी आवाज नहीं जा रही। शोएब आवाज मिल रही है? जी हाँ बताएं। शोएब इस पे चूंकि आपका क्या पक्ष है इस पे कि वो जो बहुत साल से इंतजार कर रहे थे, सरकार ने उनका यहाँ पे रहने का इंतजाम किया, उनको स्थायी करने की कोशिश और एक मैसेज देने की कोशिश कि देखिए आप भी अब आम हिंदुस्तानी की तरह जो योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है वो आपको मिलेगा। आपका इस पे पक्ष? देखिए राजेश भाई, जो उनका फर्ज है वो पहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए सरकार ने पहल अच्छी की है, ऐसा नहीं है कि पहल अच्छी नहीं की है, लेकिन देखिए बांग्लादेश में जो मामला चल रहा है कई महीनों से चल रहा है और मैं बराबर डिबेट दे रहा हूं कि वहां के हिंदू भाई जो जुल्म हो रहा है उस पर हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब कब अटैक करेंगे, कब यूनुस से बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ना मुल्क के वजीर आजम का कोई बयान आया, ना कोई सेंट्रल मंत्री का बयान आया, ना हमारे गृह मंत्री का बयान आया और मेरे हिंदू भाइयों को बराबर कत्ल होता रहा। जाहिर सी बात है क्योंकि इलेक्शन करीब है तो जाहिर सी बात जो मुखालिफ पार्टियां होती हैं उनको आपने मौका दिया इस बात को कहने का। और यहाँ पे हिंदुस्तान में आप देखिए जिस तरह की दिक्कतों का सामना हर समुदाय करना पड़ रहा है उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन हाँ ये हकीकत है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, आप देखिए शेख हसीना को देख लीजिए, वहां पर मेरे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं लेकिन मेरे मुल्क के वजीर आजम ने एक मोहब्बत दिखाई और उनकी जान बचा के वो हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात जो मौजूदा हुकूमतें होती हैं, जो विपक्ष पार्टियां होती हैं, वो हमेशा मुखालफत करती है। जब सपा थी तो बीजेपी करती थी, बीजेपी है तो आप कर रहे हैं, मायावती थी तो आप कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अल्पसंख्यक जहां पर भी हो उसकी सुरक्षा करना उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी समुदाय का हो। अगर वहां पे मेरे हिंदू भाई पे जुल्म हो रहा तो मैं बराबर डिबेट देता हूँ, आप पे भी कह दिया और मैंने हिंदू भाइयों को सपोर्ट किया और मुल्क के वज़ीर आज़म से गुजारिश भी की। लेकिन अगर हिंदुस्तान में भी कोई अल्पसंख्यक रहता है तो अगर उस पर जुल्म होता है या उस पर दिक्कतें होती हैं या वो बेघर कर किया जाता है तो मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का और रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी का भी उतना ही फर्ज बनता है कि अल्पसंख्यक अगर हिंदुस्तान में भी है तो उनकी आप मदद करें, उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करें। लेकिन अल्पसंख्यक जितना शोएब सिद्दीकी हिंदुस्तान में सुरक्षित है, क्या उतना बांग्लादेश या पाकिस्तान या दूसरे देशों में सुरक्षित है? देखिए राजेश, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैंने हमेशा चैलेंज के साथ ये बात कही कि अल्पसंख्यक जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं आप, वो दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा महफूज है तो वो हिंदुस्तान है। मैंने हमेशा ये बात कही, आज सुबह भी जो डिबेट में बंगाल पे थी मैंने उसमें ये बात कही कि ईरान ले लिए, इराक ले लिए, पाकिस्तान ले लिए, बांग्लादेश ले लिए, फिलिस्तीन ले लिए, उसमें कहीं पर भी मुसलमान को ही मार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान कहीं पर बहुत ज्यादा सेफ है, मोहब्बत उसको मिल रही, अपनी बात कह सकता है, मोहब्बत से कहे या गुस्से में कहे, वो सिर्फ हिंदुस्तान है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ और इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही एक इंसान दिखाई दे, एक मुल्क के वजीर आजम हो या रियासत के वजीर आला हो या घर में माँ बाप हो या क्लास में क्लास टीचर हो, उनको सबको एक नजर देखना चाहिए। अगर दो पहलू बदल जाएंगे तो कहीं ना कहीं शिकायत का
ठीक, सवाल सीताराम दास जी आपका मेरी पक्ष इस गुजारिश है कि पे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सीताराम जी आपका पक्ष इस पे। देखिए, निश्चित रूप से एक हमारा जो मानवता है, इंसानियत है, उसको उन्होंने आज जो है कैबिनेट के द्वारा जो बांग्लादेश हिंदू जो अल्पसंख्यक है, भारत में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनकी जो है मान्यता देना यह अत्यंत सराहनीय है। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते जहां भी हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए भारत एक ऐसा जगह है जहां भारत में हिंदू रह रहे हैं। एक हिंदुओं के लिए एकमात्र भारत देश है। हिंदुओं की सुरक्षा भारत नहीं करेगा तो कौन कर सकता है? इसलिए यह अत्यंत सराहनीय है। इसमें किसी भी विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। हम लोग जो है प्रारंभ से कह रहा हूं कि जो हमारे हिंदू भाई बहन बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, वहां से मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग किया कि आप बॉर्डर खोल दीजिए। वहां के हिंदुओं की सुरक्षा आपका करना नैतिकता है, आपकी जो है मानवता है। उस मानवता को आपने जो है शर्मसार न करिए। हिंदुओं को भारत में शरण दीजिए और उसकी मौलिक अधिकार देने का काम करिए। आज जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है वह अत्यंत सराहनीय है, साधुवाद का पात्र है। मैं दिल से इनको इस जो है नियमों के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद करता हूं। ठीक है आशुतोष जी, अब इसके क्या मायने? क्योंकि देखिए राजनीति तो हर मुद्दे पे होती है और राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी। जब भी कोई फैसला होता है तो उसका पक्ष विपक्ष दोनों तरह के जो रिएक्शन है वो आते हैं। लेकिन अब ये जो फैसला कैबिनेट ने लिया, इसके मायने क्या समझे? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर बांग्लादेश के या फिर पाकिस्तान के हिंदू भारत में आने के लिए मजबूर क्यों हुए? ऐसा क्या कारण है कि भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं को अपना देश छोड़ करके यहाँ आना पड़ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना। अब राजेश जी एक चीज समझिए, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उस समय करीब 3.5 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख से ऊपर का करीब जो मुस्लिम था वो चला गया पाकिस्तान की तरफ। और उस समय आबादी कितनी थी कुल टोटल मुस्लिमों की हमारे देश में? करीब 7.5 करोड़। मतलब उसके बावजूद भी 3.5 करोड़ से ऊपर का मुस्लिम हमारे देश में रह गया। ठीक है, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा अलग था, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा अलग था। और पूर्वी पाकिस्तान जो बना, जिसको बाद में बांग्लादेश बनाया गया, उससे पहले यह तय था, मांग की गई थी कि जो कोलकाता शहर है, उस कोलकाता शहर को भी बंगाल का जो हिस्सा है उसको भी बांग्लादेश का हिस्सा बना दिया जाए। अब सवाल यह हुआ कि आखिर बांग्लादेश तो बन गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, लेकिन जो वहां के मुसलमान थे उन्होंने कहा साहब हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। भारत के मुसलमान थे 3.5 करोड़ के करीब, उन्होंने कहा हम भाई नहीं जाएंगे, अपना देश छोड़ के यहीं रहेंगे। अब हम आते हैं 1947 के आसपास की स्थितियां। जब 1947 के समय में बना पाकिस्तान, उस समय करीब 20% पाकिस्तान की आबादी थी, जिसमें हिंदुओं की आबादी थी 20%। कितनी? 20%। आज की स्थिति क्या रह गई? पाकिस्तान में जो 20% के करीब हिंदू थे वो 1.96 करोड़ रुपए रह गए, 1.96% रह गए। पाकिस्तान की आबादी इस समय 25 करोड़ से ऊपर है, और 25 करोड़ का अगर 1.5% आप निकालते हैं, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितने लोग बचे रह जाते हैं वहां पर। ठीक, अब आया बांग्लादेश, 1971 का युद्ध होता, उसके बाद में बांग्लादेश का उदय होता, और बांग्लादेश जो कि पहले ही पूर्वी पाकिस्तान था वहां बन करके आ गया। वहां की स्थिति क्या हुई? आज के समय भारत नेपाल के बाद अगर सबसे बड़ी हिंदू आबादी कहीं रहती है तो वो बांग्लादेश में रहती है। लेकिन वहां भी 14% और 19% थे, अब रह गए 7.5%, 7% और करीब 90% के करीब बांग्लादेश में है। 17 करोड़ के करीब आबादी वहां है, और 17 करोड़ का 7% कितना निकल करके आएगा उसका भी कैलकुलेशन कर लो। अब आते हैं हम भारत में। भारत में उस समय आजादी के समय की स्थिति और आज की स्थिति, 2011 के आंकड़े ये बता रहे थे कि भारत में मुसलमानों की जो संख्या थी वो करीब 14% के करीब थी, लेकिन 2024 के आंकड़े ये बता रहे हैं कि वो 22 से 24% पहुंच गई। कौन बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वो मुद्दा छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे भारत का
किसी भी हमारे भारत के किसी भी मुस्लिम भाई को अगर धोखे से सपने में भी ये कह दो कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है, तो वो कहता है मेरा देश है, मैं क्यों चला जाऊं यहां से छोड़ करके। और मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों का ये देश है, क्योंकि उन्होंने आजादी के समय अपने इस देश में रहने की बात कही। उन्होंने कहा ये मुल्क हमारा, यहां की मिट्टी हमारी, हम यही रहेंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब यहां की मिट्टी में रहने वाला मुसलमान उसकी जगह यहां पर है, तो जो बांग्लादेश में जब रह रहा उस व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए था। जब राजेश जी आजादी का समय हुआ 1947 के बाद 1952 तक के बीच की स्थितियां ये हुई कि वहां हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार हुआ तो जनरल लियाकत खान और नेहरू जी के बीच में एक समझौता हुआ, और उस समझौते में साफ साफ कहा गया था सांस्कृतिक विरासत की रक्षा होनी है, धार्मिक विरासत की रक्षा होनी है, संपत्ति की रक्षा होनी है। जो व्यक्ति यहां से गया वहां वो पूरे देश भर में कहीं भी घूम सकता है, क्योंकि वो वहां का नागरिक हो गया। कहानी उलट हो गई। कहानी उलट ये हो गई कि अभी पिछली घटनाएं आपने खुद देखी कि लोगों को जलाया गया, ठीक है, जिंदा मार दिया गया। शेख हसीना की जब सरकार का तख्ता पलट हुआ जी, उस समय की स्थितियां देखें कितनी भीभत्स हो गई थी, बिल्कुल कैसे हो गई। अब सवाल है जो व्यक्ति जिस देश का निर्माण ही उस विकृत मानसिकता के कारण हुआ कि हमें हिंदुओं के साथ में रहना ही नहीं है और हमें मुस्लिमों के नाम पर एक अलग देश बनाना चाहिए, जिन्होंने मांग की, जिन्होंने देश ही बनाया इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, वो हिंदुओं को कैसे रहने देंगे। और अगर रहने दिया होता तो 1% और 7% की स्थिति नहीं आ जाती। अब अगर वहां कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो पहले अविभाजित अगर भारत देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही तो थे। अब अगर हमारा कोई वहां भाई पीड़ित है तो उसके लिए उसको अगर भारत में जगह दी जा रही है तो मुझे नहीं लग रहा है किसी राजनीतिक दल में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर समुदाय विशेष से कोई जहां पर समस्या आ रही है तो वहां राजनीति शोभा नहीं देती है। वहां तो उसका स्वागत करना चाहिए और वहां कहना चाहिए कि भाई अगर तुम वहां परेशान हो तो हमारे यहाँ रहो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो इसीलिए क्या ये डर है क्या निखिल भाई, क्या ये डर है कि कहीं इसका राजनीतिक माइलेज बीजेपी को ना मिल जाए? सामने 27 का चुनाव भी है और आप लोग इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। सबसे पहले भैया मैं खाली 10 सेकंड लूंगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे, मैं खाली उनका जवाब दे दूं। उन्होंने बोला था कि पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा, तो मैं समझता हूँ भाजपा के नेता हर समय मलिक समय पर अपना अहंकार दिखाते हैं। और मैं समझता हूँ अभी जो हिंदू सर आप सुन लीजिए, सर आप सुन लीजिए तुम्हारा ज्ञान सुनने की सर आप सुन लीजिए, सर आपके पास सर अधूरा गया ना, सर आपके पास झूठा गया ना। अब सर सुन लीजिए, अब सर सुन लीजिए, सर कृपया करके सर माहौल खराब ना करें। चलिए नीलेश, रत्नेश वो बड़े सम्मान के साथ आपको कह रहे हैं सुन लीजिए, तो प्लीज सुन लीजिए। ठीक है सर, पार्टी का गुंडागर्दी। ठीक है सर, भाई रत्नेश जी सुन लीजिए ना उनको। नहीं सुन पा रही है सर आपकी, सर बहुत झूठ सर आपने बोल दिया। नहीं समय खराब है रत्नेश भाई। ये आपको तब शोभा देता जब सामने वाला कुछ उस तरह की बात कर रहा होता, उकसाने वाली, वो आपको बड़े प्रेम से कह रहे हैं, है ना। तो समझिए उस बात को, सुनिए उनको। अगर कुछ लगेगा आपको आप टोकिएगा, काउंटर कीजिएगा। मैं तो बहुत सरलता से बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक, अभी हो गया, सबका हो गया, सबने अपने अपनी बारी में बोला। तुम्हारे मुंह से नाम नहीं निकलने वाला। मतलब कि मिश्रा जी ये करना चाहते हैं कि खाली यही बोले और कोई मतलब पूरे पैनल में ना बोले, मतलब इनकी मानसिकता मुझे लगता ही है। भाई मैंने तो ये कहा था, मैं तो योगी जी का ऐसा करोगे वैसा ठीक है। अरे तो भैया सुन तो लीजिए भाई, दूसरे को बोलने दीजिए ना। मिश्रा जी सर थोड़ा पानी पी लीजिए। मैंने संवैधानिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए बात कही, आप संवैधानिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए सर सुन तो लीजिए। अरे भाई जब आपका नंबर आया आप बोलिएगा, खूब बोलिए, दूसरे को सुन लीजिए। बोलिए निखिल। राजेश जी मैं समझता हूँ इतनी बोखलाहट नहीं होनी चाहिए, और 24 के बाद इतनी बोखलाहट होना लाजमी है बीजेपी में। इसकी कोई बड़ी तो मैं समझता हूँ कि हम इसको नहीं कह सकते हैं। मैं आप ही दोनों को रख दूं स्क्रीन पे, क्या बनाइए जरा मिनटों इनकी, फिर देखिए कितना काउंटर करते हैं रित्नेश और कितना निखिल। जब रित्नेश भाई बोल दिया आप सुन तो लीजिए, आपको लगेगा कुछ गलत बोल रहे आप काउंटर कर लेना, लेकिन पहले ही बोले जाना ये तरीका ठीक नहीं है। बोलिए बोलिए। ठीक है राजेश जी, मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ अभी जो पैनल में हिंदू धर्मगुरु जी बैठे उन्होंने भी ये बात बोली कि कैसे मानना नहीं है। जिससे भी प्रधानमंत्री जी ने जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा था तो सरकार कोई स्टैंड नहीं ले पाई।
मतलब इससे बड़ी दुर्गति मैं क्या समझ सकता हूँ। सरकार, समाज पार्टी ने अपनी तहसीलों को धरने दी कि भाई कब सरकार, कम से कम जो भारत सरकार है, जो मोदी जी की सरकार, कम से कम स्टैंड तो बांग्लादेश में ले। उन्होंने स्टैंड क्या लिया? सारा रोहित शेख हसीना पर हुआ है, उसको दिल्ली में बिठाकर बैठे हैं। अरे निखिल जी, कोई बात नहीं करता है। निखिल जी खाली सारी हिंदुओं को परगला रहे हैं। ये सर खाली हिंदुओं की सर वोट चाहते हैं। अरे निखिल जी करना चाहते हैं। जहां पर सर इन्हें बोलना था वहां पर ये कुछ बोले नहीं। सर मेरठ में वो लोग रहते हैं, सर मेरठ में वो लोग रह लेते हैं। सरकार चाहती तो, पर सरकार से अपनी, अरे भाई निखिल जी मेरठ से आगे बढ़िए। सुनिए निखिल जी सुनिए, इसीलिए कहा जाता है आदमी को पढ़ना चाहिए और पढ़ के आना चाहिए। गलत मत बोलो भाई। 1947 में देश आजाद हुआ। सुनिए 1947 में देश आजाद हुआ। मुझे पता है सर, मेरे बात तो सुन लो भाई, सुनो तो पूरी सुनो, सुनने की आदत डालो। 1947 में देश आजाद हुआ और 2019 तक कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा की भी सरकार रही, तीसरे मोर्चे की भी सरकार रही, संयुक्त मोर्चा की भी सरकार रही, सबकी सरकारें रही। लेकिन अल्पसंख्यकों को नागरिकता भारत की देने के लिए इंतजार 2019 तक करना पड़ा। 2019 तक भारत में भी रह रहे थे अल्पसंख्यक और यहां के वहां भी रह रहे थे, दोनों जगह रह रहे थे। आपको पता होना चाहिए कितना, 800 आदमी, 800 राजस्थान से लोगों को निकाल के वापस भेजना पड़ा जो यहीं रह रहे थे, वहां से विस्थापित होकर के आए थे। ठीक है, क्योंकि भारत में विदेशी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का कोई भी प्राविधान नहीं था। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि पढ़ना बहुत जरूरी होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, पटेल साहब ने इस्तीफा क्यों दिया था? नेहरू जी की सरकार, भाई एक मिनट, नेहरू जी की सरकार से पटेल साहब ने इस्तीफा क्यों दिया था? उन्होंने क्यों कहा था कि नहीं साहब, नागरिकता का उन्होंने कहा था कि आपको या तो व्यवस्था कर दो कि वहां का आदमी यहां ठीक रहे नागरिकता ला करके, और यहां का आदमी वहां, और नहीं तो बिना नागरिकता के विचरण मत करने दो। बिना नागरिकता के विचरण करने आएगा तो वो आपके यहां की सूचनाएं अपने देश में आराम से भेजेगा, क्योंकि उसके पास में लिखित दस्तावेज नहीं होगा, उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हो। लेकिन जब उस व्यक्ति को यहां की नागरिकता दे दोगे, यहां रखोगे, तो उसके ऊपर आपकी सरकार का कानून चलेगा। ठीक है निखिल, ये बहुत जरूरी थी मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आंसर दूंगा सर की। सर आपने सर अभी सर इतनी बात बताई सर, मैं समझता हूँ अभी सर आप सर पहले सर देश में आइए। सर आपने सर अभी इतना अच्छा ज्ञान दिया सर, जो सर देश में इस समय सर जो हमारे अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यक की बात कर लीजिए, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनका सर एसआर में नाम नहीं आ पा रहा है, जो सर मैं समझता हूँ सर ना दिन उनके लिए ना कहां चले गए भाई? बात बांग्लादेश के हिंदुओं की हो रही है, आप एसआईआर की बात कर रहे हो। बात बांग्लादेश के हिंदुओं की होती है, आप मेरठ चले जाते हो। बिल्कुल चुप हो सर। तो और सर दूसरी बात, आपने सर एक बार भी नहीं बोला भाई मोदी सरकार ने क्या स्टैंड लिया बांग्लादेश में। बताओ, अगर भारत सरकार अगर चाहती तो सर एक बार डांट मार देती, तो बांग्लादेश से इतनी हिम्मत है कि वो हिंदू पर अत्याचार होता। आपने सर ये बात नहीं बोली। कैसी बात कर रहे हो यार? सरकार सर उसको सर अपने घर पर सर बन के बैठे हो, कुछ तो तकनीक की बात करो, कुछ तो टेक्निकल बात करो। कैसी बात कर रहे हो भाई? शोएब जी बताइए, इनको समझाइए भाई, आप लोग भी समझाइए, क्या ऐसे कैसे होता है? क्या आप क्या कोई हलवा है कि भारत की सरकार डांट देगी उनको और वो चुप हो जाएंगे जाकर के? देखिए राजन भाई, देखिए मेरी गुजारिश रहेगी, देखिए मैं किसी के बीच बोलता नहीं हूँ और मैं सुनता हूँ, क्योंकि सुनने के बाद अकलमंद वही है जो सबकी सुनने के बाद बोले। ये फिलासफर ने किसी ने कहा है। देखिए राज भाई, ईमानदारी की जो बात है, बहुत अफसोस भी मुझे इस बात का है कि मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप बताइए, बांग्लादेश में मामला चल रहा है। अगर हमेशा राज भाई एक चीज होती है कि अगर किसी की कमर तोड़नी हो तो उसको फाइनेंशियली मार मारिए, वो कमर टूट जाएगी। जिस तरह पाकिस्तान के हालात देखिए कि वहां बदतर से बदतर हालात हो चुके हैं, खाने को लोग तरस रहे हैं। तो यहाँ पे चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को कि अडानी जी जो अरबों रुपए की लाइट वहां दिए है उसको रोक देते। उसके बाद जो मामले यहाँ पे चल रहे हैं, एम्बेसी को रोक देते, बंद कर देते, एम्बेसी जो लेन देन चल रहा है उसको बंद कर देते, वो कमर पे फौरन झुक जाते। आप समझिए बांग्लादेश की कोई हैसियत नहीं है, बहुत छोटा सा मुल्क है, हमारे मुल्क है, वहां के हिंदू भी मेरा अपना है, मुसलमान भी मेरा अपना है, ईसाई भी मेरा अपना है। किसी को जुल्म होगा, हमें तकलीफ होगी, हमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है इस बात का
कि हमारे मुल्क के वजीर आजम, मैंने 2 महीने जब से वहां पे शेख हसीना हिंदुस्तान भाग के आई तब से मैं डिबेट दे रहा हूं और मैंने कोई निगेटिव बात कभी चैनल पे नहीं करी, कभी नहीं करी। सुन बात तो कम्पल करिए। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि मुल्क के वजीर आजम साहब से कि कम से कम यूनुस साहब से वो बात करें जो काट का उल्लू है। और वहां जो रहमान साहब से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए, तो रहमान साहब सिर्फ इसलिए इंग्लैंड से वापस आए हैं कि अगर फरवरी में वो मुल्क के वजीर आजम बांग्लादेश के बन जाएंगे तब वो रुकेंगे, वरना वो वापस चले जाएंगे। तो मैं फरवरी तक इंतजार थोड़ा करूंगा मैं इलेक्शन का है। तो मुझे कम से कम इंटरनेशनल मामला ठीक है, लेकिन आप बात करें यूनुस साहब से सख्त से सख्त कार्रवाई करें और मेरे हिंदू भाई वहां 2 लाख 3 लाख 10 लाख जो भी है उनको सुरक्षा दी जाए, इससे जुल्म ना हो। मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ इस बात की। रत्नेश, आपको कुछ कहना चाह रहे? रत्नेश तो जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये सरकार हलवाई है। हाँ चलिए, अभी जब जवाब देंगे सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे बैठे हैं। अब देखिए, मुझे बीच में ना टोका जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। अरे बोलना तो शुरू करिए। मैंने समाजवादी पार्टी के साथी से कहा था कि मैंने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपना जवाब दिया था, आप मुझे काउंटर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए करते, लेकिन ना भाई साहब ने एक बार संविधान शब्द का नाम लिया, ना संविधान के किसी प्रावधान का नाम लिया। बिल्कुल सन्नाटा, एक बार भी संविधान शब्द इनके मुंह से नहीं निकला कि रत्नेश जी आपने ये बात कही, ये संविधान के विरुद्ध है। दूसरी बात जो अभी फिर इन्होंने कही कि डांट डपट देते, अरे भाई वो एक सोवरन नेशन है, कोई हमारे घर का पड़ोसी नहीं है कि हम उसको डांट डपट देंगे। थोड़ा सा तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप। और अभी शोएब भाई ने कहा कि हम उससे बात करते, अरे भाई वहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को गिरा दिया गया, उसको आर्मी के उनने फोर्सफुली वहां पर एक डिक्टेटर अपॉइंट कर दिया। क्या हम डिक्टेटर से बातचीत करें? हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हम एक डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करेंगे और इसीलिए हम फरवरी के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर उनसे बात करना शुरू कर देंगे, अगर हम उनसे बात करना शुरू कर देंगे तो इसमें कि हमने उनको लीगली और ग्लोबली उनको रिकॉग्नाइज कर दिया, उनको रिकॉग्नाइजेशन दे दिया उनकी गवर्नमेंट को। इसलिए हम क्या कहते हैं, किसी भी एक गलत तरीके से सत्ता पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के साथ हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। हम ऐसा कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में कोई स्टेप नहीं ले सकते जिससे ग्लोबली कोई बैड मैसेज चला जाए या कोई एक बैड एंटिटी है उसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज मिल जाए। इंडिया कोई अव्वा पव्वा नेशन नहीं है। इंडिया ने जिसको रिकॉग्नाइज कर दिया, पूरे वर्ल्ड की सुपर पावर उसको रिकॉग्नाइज करेंगी और वो कोई घर का पड़ोसी नहीं कि थप्पड़ मार के उससे काम करा लो। तो थोड़ा सा राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक जो गुणागणित होते हैं उसके बारे में निखिल जी को और शोएब जी को पढ़ना चाहिए था। इसीलिए आशुतोष जी ने कहा कि पढ़कर आना जरूरी क्यों होता है। अभी जवाब निखिल आपकी बात कर देना चाह रहे, निखिल आप काउंटर कर सकते हैं। मैं पढ़कर आ रहा हूँ और आपने कहा कि पढ़ के बोलिए, मैं पढ़ के बोला इसीलिए मैंने विधिक तरीके से जवाब दिया। अब्बा डब्बा नहीं किया। निखिल अभी बात ये रत्नेश जी ने कम से कम इस बात को माना तो सही कि भाजपा सरकार बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचारों उस पर कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। मैं समझता हूँ कि अभी झारखंड में आपको पता है अडानी जी का कितना बड़ा पावर प्लांट है, अभी तक वहां से मैं कह रहा हूँ अभी इस दंगे के बाद बिजली जाने वहां पे डबल हो गई है। मैं समझता हूँ आपको पट कराना चाहिए क्या फैक्ट्स हैं। और इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये बात बोली कि भाई हमारी सरकार कोई भी स्टैंड नहीं ले पाएगी और इनकी सरकार किसके प्रति स्टैंड नहीं ले पा रही है। वहां के जो हिंदू हैं जिनके साथ जिनकी किलिंग्स हो रही है, जिनके मास रेप्स हो रहे हैं, उन पर अरे जहां स्टैंड लिया वहां का तो वेलकम कीजिए। आप मान लिया इधर उधर की बात कि आपने वहां साहब ये नहीं किया, वहां ये नहीं किया, वहां ये नहीं किया, जहां किया वहां पे तो आप कम से कम अपने पक्ष रखिए। अभी आप झारखंड की बात करेंगे, बांग्लादेश की, हम हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी जो हिंदू थे उनकी बात कर रहे हैं ना सर। अब आप बताइए हमें क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में मैं समझता हूँ कि कम समझ जाए। अगर ये सोचते हैं कि अगर कुछ बांग्लादेश को स्टैंड लेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार गिर जाएगी। और दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश पर ही आ जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश पर ही आ जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि जब कोई लोग फंस जाता है तो हंसने लग जाता है, तो कमजोर ना लिए जब कोई लोग फंस जाता है तो वो ऐसे हंसने लग जाता है। और मैं कह रहा हूँ साहब आप इस समय जनता पर हंस रहे हैं, आपको जवाब दे रही है 24 पर आप जनता पर हंसे, जनता ने आपको जवाब दिया और आप अभी आ जाना 27 में जनता आपको ऐसे जवाब देगी। अब सर मेरी बारी, मलिक सर आप सर क्या चाहते हो कि सर आपकी वाहवाही हो? मलिक सर आप यहाँ पे डिबेट करने आए हो क्या? भाई संविधान का साथ बोल दो यार, तुम पढ़े लिखे हो। ये वही लोग भाजपा के जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति है इतनी चढ़वाई है, ये संविधान की बात कर रहे हैं। ये क्या ये वही लोग है जिन्होंने
माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़वा दिया, ये संविधान की बात करेंगे? इनके मुंह से तो मैं समझता हूँ कि संविधान ये बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि संविधान ये कैसे बोल पा रहे हैं। ये संविधान की बात करेंगे? बताओ, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार इनकी सरकार में हो रहा है, सबसे ज्यादा दलितों के साथ रेप इनकी सरकार में हो रहे हैं, और दलितों की सुनवाई इनकी सरकार में नहीं है। ये संविधान की बात करेंगे? और मैं समझता हूँ अगर भैया अगर हम मेरे की बात पर आए तो मैं समझता हूँ कि सरकार को उनको वहीं पर मकान देना चाहिए था, और ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कम से कम जो वहाँ के लोग हैं वो तो अपने जहाँ पर रह रहे हो वहीं पर रहे। सीताराम जी, हिंदू चाहे बांग्लादेश में रहे या वो रहे हिंदुस्तान में या वो किसी भी देश में, उसकी सुरक्षा तो सुनिश्चित होनी चाहिए। और जो हिंदुस्तान ने किया, ये तो एक इस पे तो सबक राजनीतिक पार्टियों को भी लेना चाहिए ना। हालांकि आप तो धर्मगुरु हैं, आप उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदू सुरक्षित हो, इसमें क्या गलत है? निश्चित रूप से चाहे भारत में रह रहे हिंदू, चाहे वह बांग्लादेश में रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे अन्य कंट्री में रह रहे हैं, हिंदुओं को सुरक्षा देना भारत के संवैधानिक रूप से यह अत्यंत सराहनीय है। अगर भारत में हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करेगा तो कौन करेगा? देख सकते हैं जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू निर्मूल हो चुके हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या इससे भी सबक लेना चाहिए? हिंदुओं को तत्काल भारत में जो है शरण देना चाहिए, उसको हिंदुस्तानी का नागरिकता देकर के उसको सुविधा भी मुहैया कराया जाए। अगर ऐसा सरकार करती है तो मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। इसका विरोध करने वाले निश्चित रूप से वह देशद्रोही की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका विरोध करते हैं, उनका भी तो मानवता होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। इंसान के नाते हमारे काम करना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, क्योंकि जो मेरी सरकार निश्चित रूप से यह संज्ञान लिया है और संज्ञान लेगा, इसमें उनकी जो अपनी नैतिकता है। ठीक है महाराज जी। मेरी सरकार जो है नैतिकता के तहत की रक्षा करने का जो उन्होंने धारणा किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, उनमें कोई जो है शंका समाधान नहीं है। ठीक है आशुतोष जी, क्योंकि हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी था उसकी तो सुनिश्चित कर दी सुरक्षा भी और सारी चीजें व्यवस्था भी कर दी, लेकिन जो बांग्लादेश में है मुद्दा तो एक उठेगा कि साहब वहां पे जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा भी तो सुनिश्चित होनी चाहिए ना। तो क्या अगला कदम अब उस तरफ कुछ हो सकता है? देखिए, भारत की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप दूसरे देश में तब तक दखल नहीं कर सकते जब तक स्थितियां विकराल न हो जाए, और आप बंधे हुए हैं, इंटरनेशनल आप रूल्स से बंधे हुए हैं। कैसे चले जाएंगे आप किसी दूसरे देश के बीच में? ठीक है, लेकिन जो आपके यहां शरण मांगने आ रहा है उसके लिए व्यवस्था बनाई है ना, और एक दिन में नहीं होती। मैं फिर चीज कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यवस्था होनी थी, देश की आजादी 1947 में बंटवारा हुआ और हम 2025 में बैठे हुए हैं। 2025 तक कोई चीज शुरू नहीं हुई, और अगर आज शुरू हुई तो ये कह रहे हैं आज क्यों नहीं शुरू, आज ही क्यों शुरू कर दी साहब आपने, पहले क्यों नहीं की? तो अगर पहले की सरकारों ने इस पर अमल कर लिया होता, अगर पहले की सरकारों ने ही ठोस नीति ले आई होती, अगर पहले की सरकारों के अंदर ही जीवटता होती, अगर पहले की सरकारों के अंदर ही उन जो है विस्थापितों के प्रति प्रेम होता, तो मुझे नहीं लग रहा हम 2025 में चर्चा करने के लिए बैठे होते। और सवाल यह है कि अगर वहां एक व्यक्ति को परेशानी है और वो आ रहा है भारत में, तो भारत में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? उसका मूल घर तो भारत ही था ना। वो भारत में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? और अगर वो भारत में आ रहा है तो भारत में आने के लिए अभी जब तक वो उसको नागरिकता नहीं मिली तब तक वो दूसरे देश का नागरिक है। ठीक है, दूसरे देश का नागरिक। आप कश्मीर की भी बात कर दीजिए, हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है कश्मीर, और उसके बावजूद भी आपके उस कश्मीर में जो भारत का हिस्सा था वहां 2 झंडे फहराए जाते थे, एक पाकिस्तान, एक कश्मीर का झंडा और एक भारत का झंडा। कश्मीरी व्यक्ति से पूरे देश भर का कोई लड़का कश्मीर की लड़की से शादी नहीं कर सकता था, वहां की लड़की यहां से नहीं कर सकती थी, वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। क्या था ये? भारत का ही तो हिस्सा था। समस्या खत्म हुई, सरकार ने समस्या खत्म की। और सरकार केवल सरकार सत्ता पक्ष नहीं होती है, सरकार का वो हर व्यक्ति हिस्सा होता है जो लोकसभा में चुनकर जाता है, राज्यसभा में चुनकर जाता है। पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार का हिस्सा होते हैं। विपक्ष के नेता को भी उतनी ही सुविधाएं मिलती हैं
जितनी की एक कैबिनेट मिनिस्टर को होती हैं। ठीक। सवाल यह है कि जब इंटरनेशनल मामले, आप चुनाव लड़िए भैया, हाँ। साल के 365 दिन चुनाव लड़िए, खूब लड़िए, खूब लानत मनानत करिए, जिसको चाहो उसको घेरो, हिंदू करो, मुसलमान करो, ईसाई करो, सिख करो, बौद्ध करो, खूब करो। लेकिन जब इंटरनेशनल बात आती है, जब भारत के स्वाभिमान की बात आती है, तब तो कम से कम ये सोचो कि दूसरे देश के लोग भी अगर मान लीजिए हमारे लिंक पर इस चैनल को देख रहे होंगे तो वो क्या कह रहे होंगे? वो कह रहे होंगे आपके यहाँ के तो लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। नहीं भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल भारतीय बन के बात करो, केवल भारतीय। सबसे पहले आशुतोष जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, तो मैं समझता हूँ आशुतोष की मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले तो ये बोलते कि भाई किसी भी देश को बाहर के किसी देश के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करना चाहिए, और दूसरी बात ये बोलते हैं भाई अगर कोई शरण लेने आ रहा है तो उसको शरण दे दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्लीन की बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात, इन्होंने 370 की बात की थी जम्मू कश्मीर में, तो मैं तो खाली एक छोटी सी बात इनसे पूछ लेना चाहता हूँ। आपने जम्मू कश्मीर की बात की तो 370 हटने के बाद और उससे पहले आप खाली ये बता दीजिए कि सबसे ज्यादा माहौल खराब कब हुआ है? 370 हटने के बाद जितना वहां पर माहौल खराब हुआ है, और भाजपा सरकार वहां पे कैसे नहीं, हमारे कैसे फौजी रोज अपनी वहां पर जवाब तो मुझे लगता है निखिल भाई एक आम हिंदुस्तानी भी आपको दे देगा, बजाय आशुतोष जी के कर पा रही, मैं समझता हूँ किसी आम हिंदुस्तानी से भी आप पूछेंगे ना। पहली चीज नहीं, मैं इनका ही जवाब दे देता हूं, आपकी बात का जवाब दे देता हूं। आपके घर में आपस में लड़ाई हो रही है, आपके घर के दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब शिवपाल चचा आएंगे और कहेंगे दूसरी व्यक्ति को आकर के कि साहब हमें पार्टी ज्वाइन करा दो, हमें अपनी पार्टी में ले लो, तो ले लेगा कोई, उससे पहले नहीं लेंगे। आपके आपस घर का मामला होगा तो ठीक है, आपकी पार्टी के नेता बहुत सारे जब तक नहीं छोड़ के आएंगे तब तक बीजेपी ज्वाइन नहीं कराया ना उनको। मनोज पांडे पार्टी सर सभी की पार्टी है। अरे भाई सुन लो ना, जवाब ले लो, जनता इस समय भाजपा के पीछे जवाब ले लो, पीछे पड़ी है, जवाब ले लो ना, पूरा जवाब ले लो। अब आ जाओ दूसरे के पार्टी तो 1990 सुनिए 80 के 10, अरे भाई सुन लो भाई, एक आदमी को स्टूल से दिया गया था कि तुम मुख्यमंत्री नहीं हो, आपने वो बात नहीं बताई। आज महोबा में क्या हुआ? अरे सुन लो, कैसे लड़ाई होगी? आपको सुनने की आदत ही नहीं तो मैं क्या करूं? सुन लो। अब आइए कश्मीर के हालात। अगर एक छोटा बच्चा है ना, उसको भी पता है कि कश्मीर में हालात कब खराब थे, 80 और 90 का दशक। बहुत छोटे रहे होंगे आप तब, उस समय आप पूछिएगा अपने बुजुर्गों से, पूछिएगा कि क्या हालात थे भाई, बुजुर्गों से पूछिएगा। और नहीं पूछिएगा तो जाइए एक बार कश्मीर, घूम के आइए, देखिए, जाना पड़ेगा आपको, आशुतोष स्थिति पता चलेगी। रूटीनली जाता हूं और ठीक है, घूमने नहीं रहने जाइए, 10 दिन रहिए भाई। और तीसरी चीज, हर सरकार की जिम्मेदारी है, हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के नागरिकों की रक्षा करे। आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आपके प्रदेश के नागरिकों की जिम्मेदारी आप करते। और मैं कह रहा हूं फिर आपको मौका मिले, हमने तो करी। और अब बीजेपी अगर करी होती तो सत्ता से नहीं गए होते भाई, उनको ही घुसपैठिए बना रही है। अगर करी होती तो सत्ता से नहीं गए होते, करी होती तो सत्ता से नहीं गए होते, मान लो नहीं गए होते। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप फिर मजबूती के साथ आए। बोले बड़े लोगों को अपने प्रति ले लिया और अब जनता समझ गई 24 में जनता इनको मैं फिर कह रहा हूं, मैं चाहता हूं निखिल भाई, रत्नेश जी एक मिनट, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। निखिल भाई मैं चाहता हूं, शुभकामनाएं आपको, खूब शुभकामनाएं कि आप आए और सत्ता में आए और फिर आपसे भी सवाल पूछे जाएं। ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। जब तक राजनीतिक दल हैं, आप सत्ता में रहें, आप सत्ता में ना रहें, अगर जनता का वोट मांगने के लिए आप 5 साल में जाते हैं तो 5 साल में अगर एक बार वोट मांगने जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको 365 दिन लोगों के बीच रहना पड़ेगा। ठीक है, रत्नेश मिश्रा जल्दी से। सर आपको सर भाजपा को देना चाहिए, कैसे जनता इनसे निकल चुकी है सर। रत्नेश जवाब देंगे इस पे, रत्नेश मिश्रा। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक जगह है लाल चौक, कभी जब वहां पर आप झंडा फहराने जाते थे तो आर्मी की सिक्योरिटी होती थी और कहते थे कि अगर यहाँ तिरंगा फहरा दिया तो कत्लेआम हो जाएगा। आज आप जाइए ना, वहां एक को सेना का जवान है ना कोई सिक्योरिटी, आप जाइए लाल चौक के चारों तरफ घूमिए, फोटो खिंचाइए और चले आइए। मैं गया हूं, मैंने वहां फोटो खिंचाई है, ना तो कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था ना कोई थ्रेट था। ये बदलाव आया है। तीसरी बात, जो इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकारें होने पर जिस प्रकार से वहां पर घटनाएं हुई, अरे भाई 90 का दशक, अभी आशुतोष जी ने कहा 90 का दशक, खैर मैं तो तब पैदा नहीं थी। अभी कश्मीर पे ज्यादा नहीं, यूपी पे बात ज्यादा, पुलवामा पर शांति। अरे भाई सुन लो, फिर बीच में कूद गए।
फिर कह रहा हूँ, एक भी बात का तार्किक जवाब दे नहीं पा रहे हो। अब्बा डब्बा झब्बा पुलवामा पर कहाँ आप पुलवामा पर बोलिए ना। अरे आप झूठे लोग हो, आप जनता को भड़का रहे हो। बताइए पुलवामा पर कहाँ उछल कूद करोगे तो अगले 20 साल तक रहोगे विपक्ष में। पहले विपक्ष में अब आप जाने वाले हो साहब विपक्ष में। आपका जो अहंकार है जनता आपको विपक्ष में बिठाएगी। अच्छा काम कर रहे हो ना, विपक्ष में अच्छा काम कर रही है ना सपा। चलिए पर बुरशीराम आपको विपक्ष में बिठाएगी सरकार, क्योंकि ऐसे अहंकारी लोगों को ना जनता आपको मानेगी नहीं। जनता ने बिठाया है आपको, बताओ क्यों बिठाया? 24 में क्या हुआ? तो पारगरत कहां गया? मुंह में दही जम की मुंह में। पहले पढ़ लीजिए, 24 का जवाब सुन लो भाई। पहले पढ़ लीजिए। आप पढ़कर बोलते हैं, रट्टे मारकर बोलते हैं। पहले देखकर 24 का जवाब सुन लो। 24 का जवाब सुन लो। तुम्हारी पार्टी को इतनी सीट मिल गई है ना कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए जो लोकसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया होना चाहिए, उसमें भी 24 सीटें कम है। ठीक है, इतनी सीटें हैं तुम्हारे 24 पर कुछ नहीं बोलोगे आप 24 पर कह जनता ने आपका रथ रोका, उस पर कुछ नहीं बोलोगे। उस पर मुंह में नहीं जम जाएगी। क्या ना तो आशुतोष जी की सुन रहे हो ना मेरी सुन रहे हो, यही कारण है पार्टी को डुबा दोगे। सुन लो, आप भाजपा को तो आप जैसे लोग डुबा रहे हैं। मान लिया पर रहिए ना, आप सारी चीजें करें, आप पॉइंट पर रहिए। तुमको खुश करने वाली बात बोल देता हूँ, आप पॉइंट पर बात करिए ना। पॉइंट पर तो बात करिए जी। मैं मान रहा हूँ कि 2024 में समाजवादी पार्टी को आप पॉइंट पर बात करिए। मिल गई है। आप पॉइंट पर बात करिए। अरे अब 27 पे आइए, फोकस अब 27 पे होना चाहिए। गया 24। रामगोपाल यादव जी विदेश मंत्री बन गए, आप खुश हो? सच्चाई है ये। 2014 में भी विपक्ष थे, 2019 में भी विपक्ष थे, 2024 में भी विपक्ष हो। 2014 में भी हमारा प्रधानमंत्री था, 2019 में भी हमारा प्रधानमंत्री था, 24 में भी हमारा प्रधानमंत्री जी बने हैं। जिनको आतंकवादी बोलते थे उनके हाथ पैर जोड़कर। चलिए अभी नहीं, आप मुद्दे की बात नहीं करें। चलिए वक्त मेरे पास इतना ही था। नहीं पड़ता ये बात तो बोलिए, कैसे हाथ पैर जोड़कर आप प्रधानमंत्री बने हैं? बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये, चूंकि अब जो बांग्लादेशी हिंदू थे उनको पुनर्वास का इंतजाम उनका किया गया है और इस पर अभी फिलहाल जो राजनीति है वो बयान आ रहे हैं और उस पर सियासत अभी आने वाले दिनों में भी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष को डर है कि इसका माइलेज जो है 27 में भाजपा ले सकती है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।